से स्वागत करती हूँ मैं अपना यूट्यूब चैनल MS वर्ल्ड में। और आज का हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केसरी हिंद। केसरी हिंद क्या है? केसरी हिंद जो है एक तितली का नाम है, जिसे हाल ही में अरुणाचल प्रदेश द्वारा राजकीय तितली के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर किसी पशु पक्षी खेल वृक्ष फल फूल को राष्ट्रीय पशु पक्षी का दर्जा दिया जाता है, और ठीक उसी प्रकार जो है राजकीय स्तर मतलब राज्य के स्तर पर भी राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, राजकीय फल, राजकीय पक्षी इसका दर्जा भी दिया जाता है, जिसे राज्य के स्तर पर ही संरक्षित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है तितली को भी एक राजकीय तितली घोषित करने का जो है किया जाता है। ऐसा करने वाला जो है महाराष्ट्र जो है पहला स्टेट बना जिसने जो है किसी तितली को राजकीय तितली के रूप में घोषित किया। राजकीय तितली घोषित करने से क्या होगा कि राजकीय स्तर पर तितली का संरक्षण काफ़ी अधिक मात्रा में होगा जो पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, और महाराष्ट्र के बाद ऐसे 5 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने किसी तितली को राजकीय तितली घोषित किया है, और ऐसा करने वाला जो है अरुणाचल प्रदेश जो है छठा राज्य बना है जिन्होंने राजकीय तितली घोषित किया है केसरी हिंद को। तो चलिए देखते हैं कि ये केसरी हिंद कौन सी प्रजाति के हैं। और केसरी हिंद का शाब्दिक अर्थ होता है भारत का सम्राट, और इसका नाम होता है टिनोपाल्पस इम्पीरियलियस। ठीक है, केसरी हिंद का शाब्दिक अर्थ होता है भारत का सम्राट, और इसका वैज्ञानिक टिनोपाल्पस है। ये जो है इसकी परिवास कहाँ पाया जाती है? ये तितली जो है मुख्यतः जो है अगर अंतर्राष्ट्रीय देश के स्तर पर देखें तो जो है ये नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम या दक्षिणी चीन मतलब हिमालय के जो क्षेत्रीय रीजन है, उत्तरी क्षेत्रीय रीजन, पूर्वी क्षेत्रीय रीजन हिमालय के उस एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। और अगर हम लोग राष्ट्र के स्तर पर देखिए मतलब कि भारत के स्तर पर देखें तो ये जो है पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, सिक्किम और मणिपुर में पाया जाता है। मतलब कि पूर्वी हिमालय में इसका विस्तार जो है ज़्यादा है न। और इसकी पंख जो है 90 से 120 मिलीमीटर के पंख वाली होती है ये जो तितलियाँ होती हैं। और ये जो है चमकीली और कई रंगों वाली होती है। इसके पंख में चमकीली और रंगे काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है केसरी हिंद तितली में। और ये जो है चौड़ी पत्ती और समशीतोष्ण सदाबहार वनों में ज़्यादा पाया जाता है। सदाबहार वन पूर्वी पश्चिम हिमालय में जहाँ पे वर्षा अधिक मात्रा में होती है और जहाँ पे ठंड एरिया होता है वहाँ पे ये तितली काफ़ी अधिक मात्रा में देखी जाती है। ठीक है, अगर हम लोग इसकी संरक्षण की बात करें तो इसके संरक्षण को जो है जैसे संरक्षण किसी भी पशु पक्षी या पौधों का संरक्षण 3 तरह से ज़्यादातर किया जाता है। एक तो IUCN द्वारा, साइट्स द्वारा, और भारत के स्तर पर हम लोग देखें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा किसी पशु पक्षी या पौधे को संरक्षित किया जाता है। ये दोनों जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और ये भारत का एक्ट है जो किसी पशु पक्षी पौधे को संरक्षित करने का सबसे बड़ा माध्यम है। इसके लिए दंड का भी प्रावधान किया जाता है। अगर कोई इंसान जो है पशु पक्षियों और पौधे को अगर या तो ट्रैफिकिंग करता है या फिर उसे किसी तरह से हानि पहुंचाता है तो इसके तहत उन्हें दंडित किया जाता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर द्वारा ये निकट संकटग्रस्त में है, मतलब ज़्यादा संकटग्रस्त नहीं है IUCN के अंतर्गत। और साइट्स के अंतर्गत परिशिष्ट 2 में है। परिशिष्ट 2 में है कि मतलब ये उतनी ज़्यादा संकटग्रस्त नहीं है, लेकिन अगर इसकी संरक्षण नहीं किया गया इसकी या फिर इसकी ट्रैफिकिंग अधिक मात्रा में होती है तो ये जो है संकटग्रस्त हो सकती है। ये जो है इंडेंजर जो स्पीसीज़ होती है इसकी ट्रैफिकिंग या ट्रेड व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना जो है 1966 में की गई थी, 63 में की गई थी। और इसकी स्थापना जो है
1945 में की गई थी, सॉरी 1948 या 1955, ये मुझे याद नहीं आ रहा है। ये एक सेकेंड मैं बता देती हूँ। IUCN 1948 में इसकी स्थापना की गई थी, IUCN की, और इसके द्वारा जो है रेड डाटा लिस्ट जो है सबसे जो संरक्षित प्रजातियों की सबसे बड़ी सूची जो है रेड डाटा लिस्ट निकाला जाता है, जिसमें इंडेंजर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की सारी लिस्ट होती है, उसे IUCN के द्वारा ही निकाला जाता है। और ये सरकारों और नागरिकों दोनों के द्वारा मिलकर बना हुआ एक संस्था है। इसकी मुख्यालय जो है स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं और साइट्स में इसकी जो संरक्षण की स्थिति परिशिष्ट 2 में है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इसकी जो है अनुसूची 2 के तहत है। हम लोग चलते हैं अपनी तितली के बारे में। तितली क्या है, एक आर्थ्रोपोडा फैमिली की प्रजाति होती है तितली जो है। मतलब ये जो है संबंधित कीड़े होते हैं एक तरह से, जिसमें पतंगे भी शामिल होती हैं। और ये वयस्क की तितलियों में बड़े और प्रायः चमकीले रंग के पंख मौजूद होते हैं। हाल ही में गोल्डन बर्ड विंग करके एक तितली पाई गई है हिमालय क्षेत्र में, जो 88 वर्षों के बाद भारत में सबसे बड़ी तितली मानी गई है अभी तक की। गोल्डन बर्ड विंग, ये याद रखना, गोल्डन बर्ड विंग जो है हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, हिमालयी तितली है, और इसे 88 वर्षों के बाद सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसके महत्व के बारे में। तितली के क्या महत्व हैं पर्यावरणीय स्तर पर और जैव विविधता और पारितंत्र में तितली का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये समृद्ध जैव विविधता को बनाए में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैव विविधता को बनाए रखने में भूमिका कैसे निभाती है, जैसे कि किसी क्षेत्र में तितली काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ का पारिस्थितिकीय तंत्र या फिर जैव विविधता मतलब जीवों की विविधता काफ़ी अधिक मात्रा में है। और ये जो है सेकंड जो है, अगर हम लोग इसके महत्व की बात करें तो ये संकेतक प्रजाति के रूप में भी भूमिका निभाती है। संकेतक प्रजाति मतलब ये संकेत देती है कि कोई किस स्थान में अगर तितलियों की अधिक मात्रा पाई गई है, जैसे कि हिमालय रीजन में हम लोग ले लें कि हिमालय रीजन में काफ़ी अधिक तितलियाँ हैं, तो ये बताती है कि यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र काफ़ी अच्छी स्थिति में है, जिसकी वजह से जैव विविधता यहाँ काफ़ी अच्छी स्थिति में है, और फिर उसके बाद पर्यावरण भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है। तो एक सांकेतिक प्रजाति के रूप में भूमिका निभाती है, जो यह बताती है कि पर्यावरण का जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र वहाँ का कैसा है। और ये परागकण के रूप में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो किसी क्षेत्र में पौधों की वृद्धि और विकास के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर पौधे की वृद्धि और विकास होगा तो वहाँ पे जैव विविधता भी काफ़ी होगी। जैव विविधता अच्छी होने से पारिस्थितिकी तंत्र अच्छी होगी, पारिस्थितिकी तंत्र अच्छे होने से पर्यावरणीय तंत्र भी आपका अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हो गया उसके महत्व के बारे में। ये IUCN के बारे में तो आप जान ही चुके होंगे कि IUCN की स्थापना जो है 1948 में हुई थी। ये जो है एक रेड डाटा लिस्ट जारी करता है और प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीवों और पौधों की संरक्षण के लिए सबसे बड़ी संस्था है। ये जो है नागरिकों और सरकार दोनों द्वारा गठित एक संस्था है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। आज की डिस्कशन में हम लोगों ने जाना कि केसरी हिंद जो है तितली है, जो अरुणाचल प्रदेश की राज्य की तितली घोषित की गई है। इसके परिवास के बारे में कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके संरक्षण के बारे में जाने, और तितली के महत्व के बारे में जाने कि पारिस्थितिकी स्तर पर तितलियाँ किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फिर मैं एक और चीज़ भूल रही हूँ कि इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि अन्य राजकीय तितली क्या क्या है। अन्य राजकीय तितली मतलब कि जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बना जिन्होंने सबसे पहले राजकीय तितली घोषित की थी। तो अभी तक 6 स्टेट है जिन्होंने राजकीय तितली घोषित किया है।
सबसे पहला महाराष्ट्र ने ब्लू मॉर्मन को प्रजाति को सबसे पहला राजकीय तितली घोषित किया था, ये ब्लू मॉर्मन। उसके बाद उत्तराखंड में कॉमन पिकॉक है, कर्नाटक में दक्षिणी बर्ड विंग है, केरल में मालाबार बैंडेड पिकॉक है, और तमिलनाडु में योमन तितली को राजकीय तितली के रूप में घोषित किया गया है, स्टेट बर्ड ऑफ फ्लाई। ठीक है, तो ये रहा आज का डिस्कशन। आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।